हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं बायोलॉजी का ये पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग देखे हुए थे, 25 क्वेश्चन जो है क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। तो जल्द से जल्द आप लोग जुड़ जाइए और जितने भी अपने फ्रेंड वगैरह हैं उस सबको भी जो है जोड़ लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बहुत शानदार वीडियो होने वाला है, बहुत शानदार क्लास होगा। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा और जितना भी सही हो रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कितना सही हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग। तो रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? टीबी, मधुमेह, एनीमिया या जो है उच्च रक्तचाप। क्या हो जाएगा आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रक्त में यदि आयरन की कमी होती है तो इसके कारण कौन सा बीमारी होता है? एनीमिया। एनीमिया हो जाता है रक्त में आयरन की कमी से। अब देखिए टीबी, तो ये क्या हो जाता है? ये फेफड़ा से संबंधित रोग है टीबी। उसके बाद मधुमेह, मधुमेह किसको कहते हैं? डायबिटीज़ को। तो डायबिटीज़ होता है यह जो है किसकी कमी से होता है? तो डायबिटीज़ जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। डायबिटीज़ किसकी कमी से होता है? इंसुलिन। तो याद रखना है इंसुलिन। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? लैंगरहैंस जो है द्वीपिका होता है जो कि बीटा सेल से निकलता है। ये भी याद रखना, बीटा सेल से, लैंगरहैंस द्वीपिका से जो है निकलता है इंसुलिन। यदि इसका स्राव कम हो जाता है तो शरीर में क्या होता है? शरीर में जो है चीनी जो है ग्लूकोज है उसका मात्रा बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? डायबिटीज़ हो जाता है। तो जो है ग्लूकोज को कंट्रोल कौन करता है? तो इंसुलिन हार्मोन करता है। जब हार्मोन का स्राव कम हो जाता है तो ग्लूकोज का जो है पाचन कम होने लगता है और मधुमेह बीमारी हो जाता है। तो समझ गए। बात करें उच्च रक्तचाप, इसको कहते हैं जो है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर याद रखना, ठीक है, हाई बीपी। तो अब देखिए उच्च रक्तचाप कैसे हो जाता है या इसका क्या कारण है? तो उच्च रक्तचाप जो है होने का मुख्य कारण क्या है कि यदि कोई आदमी भय करता है, चिंता करता है, अधिक भोजन होने से, दुख करने से, तनाव करने से, मदिरापान करने से, धूम्रपान करने से, अधिक कोई मोटा हो जाता है, मोटापा होने से, तो नमक का ज़्यादा प्रयोग करने से, अधिक प्रयोग करने से, और यदि कोई जो है गर्भ निरोधक का जो है ना गोली लगातार यदि सेवन लेता है तो उससे क्या हो जाता है? उसको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो उसी को कहते हैं हम लोग जो है HBP, हाई ब्लड प्रेशर। तो ये सभी कारण है जो है हाई ब्लड प्रेशर होने का। तो ये याद रखना है, ठीक है ना। और यदि बात करते हैं कि एक होता है जो है लो बीपी, लो बीपी, ये हो गया निम्न रक्तचाप। तो ये कैसे होता है? इसका मुख्य कारण क्या है? भोजन तथा पानी की कमी। यदि कोई आदमी पानी कम पीता है तो उससे भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। अस्वस्थता रहता है यदि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। टीबी हो जाता है, किसी को टीबी बीमारी होता है तो उसके कारण भी होता है। बहुत ज़्यादा उपवास रहने से इसके कारण भी होता है। और भी बहुत सारा कारण हो सकते हैं। आप लोग किताब का थोड़ा प्रयोग कीजिएगा, उसमें शायद मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें और भी हो जाता है कि आदमी जो है दृष्टि शक्ति कमज़ोर हो जाता है इसके कारण से। शरीर में जो है ना ज़्यादा जो है ठंडा लगने लगता है। जिसका बीपी जो है लो होता है ना, बीपी लो होता है उसको ठंडा ज़्यादा लगने लगता है। फिर जो है माथा पे देखिएगा जिसका बीपी लो है उसको पसीना आने लगता है। त्वचा जो है थोड़ा थोड़ा पीला पड़ने लगता है। यदि वो जो है टॉयलेट करने जाता है तो उसका टॉयलेट कम हो जाता है, मतलब मूत्र भी कम जो है स्राव होता है। तो ये सभी जो है लो ब्लड प्रेशर का क्या हो जाता है? ये लक्षण हो जाता है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयरन की कमी से, आयरन की कमी से एनीमिया जो है रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जाइलम जो है उत्तरदायी होता है जल के वहन के लिए या भोजन के वहन के लिए, अमीनो एसिड के वहन के लिए या ऑक्सीजन के वहन के लिए। क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। 27 का क्या हो जाएगा? पादप में जाइलम, देखिए हम बात करें कि जो है ना दो प्रकार के इसमें ऊतक पाए जाते हैं। एक तो जो है पादप में एक हो जाता है जाइलम, और दूसरा हो जाता है फ्लोएम। अब इसके बारे में थोड़ा समझना है। देखिए क्वेश्चन एक ही है लेकिन इसका बहुत ज़्यादा विश्लेषण कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए। जाइलम क्या होता है? जाइलम जैसे कि मान लीजिए कोई पेड़ है, ठीक है। तो यदि हम ये पेड़ बना दिए, ये पेड़ हो गया,
इस पेड़ में जो है जमीन से जो है जल, खनिज, लवण वगैरह ऊपर कौन पहुंचाता है? पत्ता तक। तो पत्ता तक पहुंचाने का कार्य जो होता है ये जो है जाइलम का काम होता है, ये भी याद रखना है। पत्ता तक पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद फ्लोएम क्या करता है? पत्ता पर जो अब भोजन बनता है वो जो है पेड़ के विभिन्न हिस्सा तक पहुंचाता है, तो ये जो है फ्लोएम का काम होता है। तो अब इसी में क्वेश्चन आता है कि ये जो जाइलम होता है, जाइलम कैसा जो है इसका पथ कैसा होता है? तो याद रखना एक दिशीय होता है, जाइलम एक दिशीय होता है। जाइलम एक दिशीय होता है। एक दिशीय क्यों? क्योंकि जो है जाइलम नीचे से ऊपर बन ली जाता है, ठीक है ना। और फ्लोएम कैसा होता है? तो फ्लोएम द्विदिशीय होता है, क्योंकि यदि फ्लोएम देखते हैं, यदि पत्ता पे भोजन बन रहा है, कहीं भोजन बन रहा है, तो ये भोजन सभी जगह तक पहुंचाते हैं, जड़ तक पहुंचाते हैं, ऊपर पहुंचाते हैं, सभी जगह पहुंचाते हैं। इसका मतलब है कि फ्लोएम को हम लोग द्विदिशीय कहते हैं और जाइलम को एक दिशीय कहते हैं। तो पादप में जो है जाइलम उत्तरदायी होता है किसके लिए? जल के वहन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कूटपात किस में पाया जाता है? कूटपात किस में पाया जाता है? फटाफट बताइए, जो है कूटपात किस में पाया जाएगा? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर जो भी 28 का सी कर रहे हैं वो आंसर राइट है। 28 का सी हो जाएगा। कूटपात के माध्यम से ही अमीबा क्या करता है? भोजन करता है, ठीक है ना। कूटपात मतलब क्या हो जाता है? जैसे मान लीजिए ये अमीबा हो गया, ये अमीबा फिगर है। अब यहाँ से मान लीजिए अमीबा के पास कोई चीज़ आ रहा है, ठीक है, कोई चीज़ आया तो ये क्या करता है? इसको अपने पास जकड़ लेता है, ठीक है ना। ये जैसे यदि हम बताएं, ये हो गया। अब यहाँ से कोई जो है ना, ये कोई चीज़ आ गया इसके पास, तो ये क्या करता है? ये वाला अपना जो है आगे बढ़ा देता है, ठीक है, धीरे धीरे ये जो है और पीछे करता है, आगे बढ़ाता है, और ये इसको इधर बीच में फंसा लेता है। और फंसा लिया इसको, फिर जो है वो भोजन के रूप में अपना भोजन बना लेते हैं। तो इसका कूटपात जो है अमीबा में होता है। अब ये पैरामीशियम के बारे में भी बताए थे कि यह जो चप्पल की आकृति का होता है, और इसमें जो है चलने के लिए इसमें क्या पाया जाता है? सीलिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर कीजिए आप। 29 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? प्रकृति में ऑक्सीजन जो है संतुलन कैसे बना रहता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। बी जिसका है वो सही है, प्रकाश संश्लेषण। क्यों? क्योंकि देखिए प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है कि जो भी है, प्रकाश संश्लेषण से पत्ता जो है भोजन वगैरह बनाता है, जल यहाँ से अवशोषित करता है, और ये पत्ता से क्या होता है जो है, ये हम लोग देखते हैं यहाँ जो है ना ऑक्सीजन का संतुलन, प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो इसी से जो है हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये जो जल है, इसमें जल जो है, जल को ये तोड़ देता है, ठीक है, जल को तोड़ता है H2+O2 में। तो ये जो है O2 का यूज कर लेता है, O2 का यूज करता है। ऐसे यहाँ टूटता है H+, ये 2 में टूटता है, अब प्लस हाफ जो है O2 टूटता है, और प्लस में 2 जो है इलेक्ट्रॉन जो है ये ले लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो है O2 बना रहता है प्रकाश संश्लेषण के कारण। ये जो है अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण के कारण O2 निकलता है, इसलिए जो है जो प्रकृति में O2 का संतुलन बना, ये प्रकाश संश्लेषण के कारण। इसका मतलब है कि यदि पौधा है तभी O2 है, नहीं तो खत्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, स्टोमाटा पौधों के किस जो है ना भाग में होता है? फटाफट बताइए, स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है? तना में, पत्तियों में, जल में, या इनमें से कोई नहीं? तो स्टोमाटा जो है ये पाया जाता है रंध्र। कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये हो जाएगा पत्तियों में। याद रखना पत्तियों में स्टोमाटा पाया जाता है। स्टोमाटा मतलब क्या? रंध्र। जो पत्ता में जो है, मान लीजिए कि ये कोई पत्ता है, इस पत्ता में जो है ना जो छिद्र होता है, ये जो होता है रंध्र, यहीं पे जो है जल का संचय भी करता है, यहाँ ये जो है भोजन वगैरह जो है बनाने का काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मानव हृदय का जो है ना औसत जो है प्रकुंचन दाब होता है लगभग कितना? फटाफट बताइए आप, जितने भी जुड़े हुए हैं कमेंट करते रहिए कि जो है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? मतलब हम लोग कहते हैं सिस्टोल, सिस्टोल या जो है संकुचन को क्या कहते हैं? सिस्टोल और डायस्टोल, ये हम लोग जानते हैं कि नहीं? सिस्टोल और एक डायस्टोल होता है। तो फटाफट बताइए कि जो है औसतन जो है संकुचन कितना होता है? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 120 mm होता है। ये पारा के Hg के बराबर होता है, ठीक है ना, पारा के दाब के बराबर, इसलिए जो है यहाँ बताया गया प्रकुंचन जो है कितना होता है। तो ये हो जाता है कितना? 120 हो जाता है। तो ये याद रखना 120। तो यदि हम बोलें कि रक्तदाब होता कितना है, मनुष्य के शरीर में समांतर रक्तदाब कितना होता है?
रक्तदाब ब्लड प्रेशर, तो ये हो जाता है 120 और बटे 80 होता है, 120 बटे 80 दर्शाता है, ये याद रखना है। तो 120 क्या ये जो है सिस्टोल होता है और ये 80 क्या डायस्टोल होता है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, फटाफट बताइए। तो पत्ती होगा या स्टोमा होगा या ग्राना होगा या हरित लवक होगा, तो क्या हो जाएगा फटाफट बताइए। इसमें प्रकाश संश्लेषी अंगक या अंग कौन सा हो जाएगा, जल्द से जल्द आप लोग बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पत्ती, क्योंकि देखिए पत्ती में ही प्रकाश संश्लेषण का सारा जो है क्रिया पूरा होता है। और जो ये स्टोमा, ये ग्राना, हरित लवक, ये सब जो है पत्ती में पाया जाता है, इसलिए जो है प्रकाश संश्लेषण का अंग कौन है, तो पत्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, प्राकृतिक जो है ना प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया है। तो जल्द से जल्द आप लोग 33 का जो है कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा 33 का, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन एक भौतिक प्रक्रिया है। अब देखिए शारीरिक तो होगा नहीं, शारीरिक में गोली मारिए, ठीक है, और प्राकृतिक भी नहीं। अब भौतिक और रासायनिक में समझना है, रासायनिक प्रक्रिया और भौतिक प्रक्रिया। भौतिक प्रक्रिया वैसा होता है जो कि एक बार होने के बाद वो पुनः जो है हम लोग संपादन कर दें। भौतिक प्रक्रिया जैसे हम यदि बोलते हैं वनली मॉम है, ठीक है ना, भौतिक प्रक्रिया समझना है कि मॉम का पिघलना कैसा प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है। पानी का बर्फ में बदलना, पानी का बर्फ में बदलना, ये क्या है, भौतिक प्रक्रिया है। बर्फ को फिर हम पानी में चेंज कर सकते हैं, इसका मतलब ये जो है इसका चक्र पूरा होते रहेगा। मोम भी पिघलाएंगे, फिर वो गला देंगे, फिर वो जो है जम के फिर मोम बन जाएगा। यदि हम बोलें मोमबत्ती का जलना, आप लोग फटाफट बताइए मोमबत्ती का जलना कैसा प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया या भौतिक प्रक्रिया, आप लोग जो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ भौतिक प्रक्रिया हम लोग देखेंगे, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जैसे पत्ता पर से मान लीजिए कि ये जितना भी जल है ये वाष्प के रूप में बदल गया, ये वाष्प के रूप में बदला, तो ऊपर में जाके फिर ये जो है ना क्या हो जाता है कि जो है भारी होने के कारण बादल से ये ठंडा हो जाता है और भारी होने के कारण फिर जो है बारिश के रूप में नीचे गिर जाता है, और यहाँ से फिर जो है ये पानी बन गया, और ये पानी फिर जो है जड़ खींच लेता है और ये पत्ता तक पहुँचाता है, ये प्रक्रिया चलते रहता है। तो ये एक प्रक्रिया क्या है, भौतिक प्रक्रिया है। तो याद रखना है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया होती है, भौतिक प्रक्रिया। अब जो है मोमबत्ती का जलना, जो भी रासायनिक अभिक्रिया बताएं वो आंसर सही होगा, क्योंकि मोमबत्ती का जलना रासायनिक है। क्यों है, क्योंकि देखिए मोमबत्ती में जो ये बत्ती है, बत्ती जल जाता है, और बत्ती दुहरा के हम लोग नहीं बना सकते हैं, नहीं ला सकते हैं उससे। तो इसका मतलब ये क्या है, जो एक बार दुहरा के नहीं जो है ना बन सके, जैसे हम बोलते हैं दही जमना, दूध से दही बना दिए, क्या दही से फिर दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, फटाफट कमेंट कीजिए। जो चीज़ हम पुनः जो है उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में जाएगा, और जो पुनः जो है उसी अवस्था में लेते आते हैं, जैसे बर्फ़ से जो है पानी बनाए, पानी से फिर बर्फ़ बना देंगे, लेकिन यदि हम दूध से दही बनाते हैं तो फिर दूध से दही नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। दूध से दही बना दिया तो दही से दूध नहीं बना सकते हैं, तो ये नहीं हो सकता, इसलिए ये रासायनिक अभिक्रिया और ये जो है भौतिक अभिक्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन एक भौतिक अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, पिछले सेशन में भी हम करवाए हुए थे। अवकरण होगा, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण या वैद्युत अवघटन, फटाफट बताइए। शरीर में भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 34 का आंसर हो जाएगा। शरीर में भोजन का पचना एक प्रकार का क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन चाहिए, और हम लोग जब भी सांस लेते हैं तो हमको जाके जो ग्लूकोज है वो टूट के एनर्जी देता है, इसलिए भोजन का पचना कैसा अभिक्रिया है, तो एक जो है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को हम लोग क्या कहे थे, उपचयन कहे थे, उपचयन, ठीक है ना, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है, इसमें तो किसी का गलती नहीं होना चाहिए, 35 किसी का गलती नहीं होना चाहिए, नहीं गलती होगा तो बस आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल या प्रकाश संश्लेषण, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड या जल या सूर्य का प्रकाश। स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है, अब देखिए यदि बात करते हैं स्वपोषी, थोड़ा ये बताते हैं। पोषण, पोषण जो है दो प्रकार का होता है। पोषण कितना प्रकार का, दो प्रकार का, एक हो जाता है स्वपोषण, एक होता है स्वपोषण, दूसरा हो जाता है परपोषण, ये याद रखना है, परपोषण। यदि बात करें स्वपोषण का, तो स्वपोषण किसको कहते हैं, वैसे पोषण जिसमें कोई भी जो है ना जीव जंतु
अपना भोजन स्वयं बना लेता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, उसको कहते हैं स्वपोषण। अब परपोषण होता है कि जो है ना जीव दूसरे के बने हुए भोजन पर निर्भर करता है, उसको परपोषण कहते हैं। ठीक है, तो स्वपोषण, जैसे कि स्वपोषण वही कर सकते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे आप लोग सोचते होंगे अरे हमको कौन बना के देता है, हम लोग भी तो अपने से बना लेते हैं, तो हम लोग भी स्वपोषण हुए। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए ये हंस रहा है आपके बात पे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, आप किसी के भोजन पे निर्भर करते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपना भोजन स्वयं कैसे बनाएंगे, क्या धान अपने से आप बना सकते हैं? धान से हम चावल निकाल देते हैं, ठीक है, और चावल से हम जो है भात बनाते हैं, ये भले करते हैं। क्या यहाँ जो ओरिजिन है धान, क्या हम धान बना सकते हैं? नहीं, धान को हम क्या करते हैं, पौधा से उगवाते हैं, हम नहीं बना सकते हैं। पौधा को सारा व्यवस्था देते हैं और पौधा हमको बना के देता है। इसका मतलब है कि पौधा स्वयं बना सकता है। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सभी क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखना है कि ये क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड सब जरूरत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वपोषी के लिए आवश्यक सभी हो जाएगा। जितने भी सभी आंसर दिए थे वो सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है, यह जो ना क्रिया कहाँ होती है? फटाफट बताइए। कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या केंद्रक में? ये कहाँ होता है? पायरुवेट का विखंडन जो है पूर्ण रूप से विखंडन कहाँ हो जाता है? फटाफट बताइए। तो हम आप लोगों को पढ़ाए हुए थे कि जितने भी हम लोगों को ऑक्सीजन जो जाता है, ऑक्सीजन से ही हम लोग जो है पूर्णतः ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ये ऑक्सीजन दो जो है क्रिया से होते हुए जाता है। तो एक तो सबसे पहले जब कोशिका जाता है तो वहाँ कोशिका द्रव में हो जाता है, और दूसरा कहाँ होता है, दूसरा होता है जाके माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया से ही हमको जो है ना पूर्णतः ऊर्जा मिलता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि पायरुवेट का जो है ना विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ होता है? तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं, इसको पावर हाउस कहते हैं, याद रखना। इसी को हिंदी में कहते हैं ऊर्जा गृह। ऊर्जा गृह पावर हाउस किसको कहते हैं? जहाँ से हमको पूरा एनर्जी मिलता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ये हमको पूरा जो है सप्लाई करता है यहाँ से एनर्जी। जैसे हम लोग बिजली देखते हैं ना, बिजली कहाँ से आता है? पावर हाउस से आता है। उसको बिजली जहाँ से आता है उसको पावर हाउस बोलते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोगों को सारा जो है एनर्जी यहीं से आता है, इसलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। तो ये याद रखना। हरित लवक कहाँ पाया जाता है? तो ये हम लोग देखे थे, हरित लवक जो है कहाँ, पेड़ पौधा में पाया जाता है। ये भी पेड़ पौधा में पाया जाता है हरित लवक। तो चलिए अब केंद्रक, यदि हम केंद्रक का बात करते हैं जंतु में, तो जंतु में जो केंद्रक होता है, तो केंद्रक के अंदर में जो है क्या पाया जाता है, डीएनए सबका, क्रोमेटिन जालिका वगैरह पाया जाता है। तो ये सब थोड़ा जो है बाद में बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। आँख में पाई जाती है, आग्नेयाशय में, यकृत या अमाशय में? जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाया जाता है? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए कि जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? जल्द से जल्द बताइए आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अमाशय में। कहाँ पाया जाता है जठर ग्रंथि? तो जठर ग्रंथि जो है अमाशय में पाया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए यकृत के बारे में जानना है कि यकृत जो है मानव शरीर में बोलेगा कि सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो यकृत ग्रंथि हो जाएगा मानव में सबसे बड़ा, ठीक है ना, यकृत। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। खुला जो है परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊँट में? अब पहले खुला परिसंचरण समझते हैं। परिसंचरण का मतलब क्या हो जाता है? जैसे हम लोग देखते हैं ना कि शरीर में जो है ना कोई भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो सहायक होता है वही जो है ना सहायक, वो परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है। जैसे हम लोग देखे थे रक्त वाहिनिकाएँ, ठीक है, रक्त हो जाता है, वेसल्स हो जाता है, ये सब क्या है, ये परिसंचरण तंत्र का एक इकाई है। तो परिसंचरण सिंपल से यदि बात कहें हम कि ब्लड को ले जाने के लिए कौन कौन सा जो है ना सिस्टम होता है? दो सिस्टम होता है, एक तो हो जाता है बंद और एक हो जाता है खुला। बंद परिसंचरण तंत्र, एक हो जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। तो बंद परिसंचरण तंत्र किस में होता है? जैसे हम लोगों में होता है, बड़े बड़े जो है जीव जंतु में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अर्थात इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्लड है वो ब्लड ले जाने का एक विशेष रास्ता होता है। जैसे हम लोगों के हाथ में देखिए कि क्या होता है, नस होता है कि नहीं? फटाफट बताइए। हम लोगों के शरीर में क्या है, नस है। यदि हम ब्लड देखते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान नस के अनुसार जाता है, ये देखा है कि नहीं? जैसे कि मान लीजिए कि कभी कभी जो है ना लड़की सब क्या करती है कि अपना जो है नस काट लेता है, तो क्या होता है, ब्लड यहाँ से गिरने लगता है। तो
जानते होंगे आप लोग, नस काटता है। फटाफट बताइए तो कमेंट करके कि ऐसा होता है कि नहीं। तो जो नस है तो ये नस क्या है, बंद है। यदि हम इसको चाकू से काटते हैं तो इसका मतलब क्या किए, मतलब उसको खोल दिए और जितना भी इससे रक्त था वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यही यदि बात करते हैं हम लोग कि वैसा जीव जिसका जो है ना, कभी कभी देखिए ऐसा जीव देखे होंगे आप लोग, इस तरह का जीव देखे होंगे, ठीक है ना, कि यदि इसको यहाँ पे छेद कर दीजिए ना, ये एक जो है ना बैलून के जैसा रहता है और इसी में सारा ब्लड रहता है इसमें। जैसे कि आप लोग जो है जीवंत उदाहरण दे सकते हैं मच्छर का। मच्छर के नीचे देखिए एगो जो है ना लटका रहता है, ठीक है, मच्छर के नीचे लटका रहता है जिसको आप जो है ना पकड़ते हैं और छटाक से फोड़ते हैं तो ये जो ब्लड निकल जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि मच्छर में एक ही जो है ना खुला जो है परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जैसे कॉकरोच देखिएगा, तो कॉकरोच का क्या होता है कि जो है उसमें एगो थैली है, ब्लड का एगो थैली है, वहीं पे सारा ब्लड जमा रहता है, इसको दाब दीजिएगा सब इसका खून निकल जाता है। यदि बात करें, आप लोग देखे होंगे जो है ना लड़की सब ढीला देखे ना, ठीक है ना, जो ढीला होता है तो वो जो है ना उसमें भी ऐसा ही होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, बहुत सारा एग्जांपल दे सकते हैं आपको। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि गाय सबको जो है ना जो ढीला होता है, वो ढीला में भी देखिएगा कोई कोई जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना गाय में लटक के पूरा एकदम खून पी पी के इतना बड़ा जो है ना मोटा बना लेता है। और यही जो है इसका पैरों नहीं दिखता है। तो इसको जब दाब दीजिएगा ना पैर से, इसको दाबिएगा तो बहुत ज़्यादा खून निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये खुला परिसंचरण तंत्र है। तो खुला परिसंचरण तंत्र एक बैलून की तरह होता है, इसमें जो है सारा रक्त भरा रहता है। कहीं से ये छेद हो जाएगा ना, तो छेद हो जाएगा तो सारा खून इसका निकल जाएगा। लेकिन मनुष्य में क्या है, बंद परिसंचरण तंत्र है हम लोगों में। यदि मान लीजिए कहीं भी हाथ का यदि नस काट देते हैं तो क्या होगा, आदमी मरेगा नहीं। हाथ का नस काट दें तो मरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जो है इसमें जो खून है और सारा जो है जितना भी नस है वो अलग अलग है, ठीक है ना, वो सब अलग अलग है, तो जिसके कारण जो है ये मरता नहीं है। तो खुला परिसंचरण तंत्र अब समझ में आ गया होगा कि जो एकदम जो है ना बैलून के जैसा एक जगह रहता है, कहीं भी एक जगह फट जाएगा तो वो जो है बेचारा मर जाएगा। तो वो खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉकरोच। जैसे मनुष्य में देखिए बड़ा है, इसमें भी नस होता है, घोड़ा में देखिए नस होता है, ऊँट में भी नस होता है, धमनी शिरा वगैरह होता है। ये सब बड़ा बड़ा जीव में, छोटा छोटा जो जीव है उसमें जो है नस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूध या उत्सर्जित तरल पदार्थ होता है, क्या कहलाता है, लेटेक्स, रेजिन, गोंद या टैनिन। फटाफट बताइए, ये बहुत ईजी है, इसमें जो है आप लोगों को ज़्यादा नहीं बताएंगे। पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूध या जो है उत्सर्जित पदार्थ, आप लोग देखे होंगे कोई मान लीजिए कि जो है ना पेड़ है, ठीक है, यदि कोई पेड़ देखते हैं तो ये पेड़ में जो है ना क्या होता है कि यहाँ जो है बहुत लट्ठा निकलने लगता है। जैसे कि एक पेड़ का नाम बताते हैं, बबूल का पेड़। तो बबूल के पेड़ में क्या होता है जो है ना, देखिएगा तो उसमें क्या होता है कि जो है उसका जो गाढ़ा जैसा तरल पदार्थ है वो जो है धीरे धीरे जो है पेड़ पे निकल के सट जाता है। तो वो क्या है, वो कहलाता है लेटेक्स। याद रखना, ये क्या कहलाता है, लेटेक्स कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, फेफड़ा से, यकृत से, श्वास नलिका से या वृक्क से। फटाफट बताइए, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। हम सारा जो है डिटेल से पढ़ा दिए क्लास में, एकदम जो है बहुत ज़्यादा डिटेल से, चाहे वो किसी भी कंपटीशन के लिए हो, पर्याप्त हो, उसमें एक भी जो है क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा किसी भी कंपटीशन में। चाहे वो आपका बीपीएससी होगा, चाहे दरोगा होगा या एनटीपीसी होगा, ये सब जो है ना पूरा पर्याप्त है। रेलवे है, किसी में भी ग्रुप डी होगा, वो सब के लिए पर्याप्त है। यूरिया में जो है ना कहाँ से प्रवेश, सॉरी, यूरिया जो है रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है, तो याद रखना है यकृत से करता है। कहाँ से करता है, यकृत से करता है। जिसका भी यकृत आंसर है, लीवर, वो जो है सबका सही है, यहाँ से प्रवेश करता है। यकृत से ही हम लोग जानते हैं कि यहाँ से जो है दो प्रकार का वर्णक भी निकलता है। बताए थे आप लोगों को कि पीलिया बीमारी, पीलिया बीमारी कैसे हो जाता है, पीलिया बीमारी में क्या होता है, शरीर पीला पड़ जाता है। पीला किसके कारण पड़ता है, तो यही से बताए थे कि जो दो उत्सर्जित पदार्थ निकलते हैं जो है अपशिष्ट जैसा होता है, ठीक है ना। तो कौन सा होता है, एक बिलिरुबिन होता है, एक बिलिवर्डिन होता है। बताए हुए थे बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, ये जो है शरीर में यदि पूरा फैल जाता है तो यही पीलिया बीमारी हो जाता है, तो शरीर पूरा पीला पड़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है, रात में होता है, दिन में होता है, दिन रात होता है या सुबह शाम होता है। तो ये तो बहुत आप सिंपल है, बता ही सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण कब होगा, तो प्रकाश संश्लेषण तभी हो सकता है, सिंपल सा याद रखिएगा, जब सूर्य उपस्थित हो। सूर्य जब होगा तभी प्रकाश संश्लेषण पौधा कर सकेगा, नहीं तो नहीं। इसका मतलब सूर्य दिन में ही रहता है तो दिन में प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, दिन में। ये तो एकदम पूरा लल्लू क्वेश्चन था।
पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, जस्ट उस समय समझाए पादप में जो है हम जाइलम फ्लोएम के बारे में समझा दिए। तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये भी पूरा जो है एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है। तो पादप में फ्लोएम संवाहक होता है किसका, फटाफट बताइए। तो भोजन का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, भोजन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कहाँ से निकलता है। अभी जस्ट हम समझाए हुए थे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो है ना, अभी रिएक्शन बना के दिखाए। अब जो जानते होंगे तो फटाफट बता देंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कहाँ से निकलता है, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या डिक्टियोजोम से। तो फटाफट बताइए कहाँ से निकलता है। तो क्या हो जाएगा इसका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। देखिए अभी जस्ट बताया कि जल जो है वो टूटता है, जल प्रकाश संश्लेषण में टूटता है तो यहाँ क्या बनाता है 2H+ बनाता है, अब प्लस 1/2 O2 बनाता है, अब प्लस यहाँ 2 जो है इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इसका मतलब यहाँ निकालता क्या, ये ऑक्सीजन निकाल रहा है बाहर। तो किससे निकल रहा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो है ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है, तो ये हो जाएगा जल से, जल के टूटने से बनता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग का चिपचिपा जो है द्रव को क्या कहते हैं। आज भी हम क्लास में ये पूछे हुए थे, आज भी ये क्लास में चर्चा किए हुए हैं कि रक्त में हल्का पीला रंग का चिपचिपा द्रव जो होता है वो क्या कहलाता है। फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। तो इसमें जो भी जो है प्लाज्मा आंसर कर रहे हैं वो सही है। ए नंबर, रक्त में हल्के पीले रंग का जो है चिपचिपा द्रव होता है वह जो होता है प्लाज्मा होता है, ये याद रखना, प्लाज्मा होता है। अब यहाँ देखते हैं सीरम क्या होता है। तो सीरम के बारे में बताए थे कि यदि हम प्लाज्मा से ठीक है ना, प्लाज्मा से यदि फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन होता है, यदि ये प्रोटीन को हम निकाल दें, ठीक है ना, यदि हम रक्त से फाइब्रिनोजेन जो है प्रोटीन निकाल दें, फाइब्रिनोजीन होता है लगभग, ठीक है ना, प्रोटीन यदि निकाल देते हैं तो वही सीरम कहलाता है, जो हम लोगों का प्लाज्मा फिर बचता है। तो सीरम का डिफिनेशन क्या होता है, फाइब्रिनोजीन रहित जो है प्लाज्मा सीरम कहलाता है। याद रखना, फाइब्रिनोजीन रहित सीरम क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहता है, प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा हल्के चिपचिपे रंग का जो है गाढ़ा तरल द्रव होता है, ठीक है, ये याद रखना है। आयतन के हिसाब से इसमें जो है कितना पाया जाता है, आप लोग बताइएगा जो है द्रव कितना पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक है, ये अभी जस्ट बताए हुए थे, तो इसमें तो बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्या हो जाएगा, पत्ती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, बहुत ज़्यादा VVI है, यहाँ से कोई भी ये कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। आप लोग देखे होंगे जो है इस तरह का क्वेश्चन NTPC वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, और अगली बार जो है ग्रुप D में भी इस तरह का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन, तो वो बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सा होता है, तो ये नेक्स्ट जो है पिछले प्रीवियस में वीडियो में भी हम ये समझाए हुए थे, वृक्क के जो है रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होते हैं। तो वृक्क हम लोग देखे हुए थे, इस तरह का जो है फिगर बनाए थे वृक्क का, ये इस तरह का जो है हम लोग फिगर बनाए थे वृक्क का, ये इधर से जो है। तो आप लोग फटाफट बताइए क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। इसी के अंदर जो है अरब संख्या में जो है ना नेफ्रॉन होता है, बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन होता है इसी के जो है अंदर में, और नेफ्रॉन ही ये जो फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो ये याद रखना। मूत्रवाहिनियाँ कौन सा होता है, तो ये मूत्रवाहिनियाँ हो जाता है। ये दोनों क्या है, मूत्रवाहिनियाँ, यहाँ से जो है ले जाके जो है ना यहाँ जमा करता है, जो जहाँ जमा करता है इसको क्या कहते हैं, तो जो है यहाँ इसको क्या कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं, जहाँ जमा करते हैं। तो ये याद रखना है। और बोमेट संपूर्ण ग्लोमेरुलस, ये जो है छन्ना पत्र के जैसा काम करता है। तो ये हम जो है पूरा आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है, तो अभी जस्ट बताए हुए हैं, यदि आप लोग ध्यान में रखे होंगे तो बता देंगे। लीवर है, अग्न्याशय है, अंडाशय है, एड्रिनल है। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द बताने का कोशिश कीजिए। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगा, ग्रंथि अभी जस्ट बताए, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यदि बात करें तो ये लीवर हो जाएगा। लीवर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो यकृत कहते हैं। लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। तो याद रखना, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि। यदि क्वेश्चन पूछ दे कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होगा, तब क्या हो जाता है,
तो ये थायराइड हो जाए, थायराइड ग्रंथि, ठीक है ना। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा, थायराइड हो जाता है। आप लोग थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ये तो अंडाशय वगैरह जो है जनन चैप्टर में, तो नेक्स्ट जो है पढ़ाएंगे तो उसमें फिर बता देंगे आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, स्वपोषी पौधों के लिए आवश्यक नहीं है, क्या नहीं आवश्यक है। यदि आप लोग ये बता दिए ना, बहुत ज़्यादा VVI है और इसमें अच्छा से अच्छा विद्यार्थी फंस जाता है। फटाफट आप लोग बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। और देख लीजिए, ठीक है। आंसर देने के बाद क्या होता है कि आपको ये पता चलता है कि हम जो है ना ये जानते थे और ये गलत हो गया या सही हो गया। इससे आपका कॉन्फिडेंट थोड़ा सा जो है ना बढ़ता है। इसलिए आप लोग आंसर दिया कीजिए। ये नहीं कि मोबाइल देख रहे हैं और देखिए रहे हैं, कमेंट नहीं करेंगे। कमेंट करने से देखिए, कमेंट क्या होता है कि आपका जो है ये पता चलता है कि हम क्या मारने वाले थे, गलत या सही। यानी तो आपको लगेगा ऑक्सीजन भी होगा, क्लोरोफिल भी होगा, सौर प्रकाश भी होगा, जल भी होगा। आपको ज़्यादा लगेगा हाँ यही जैसे यही बोल दिया ना सही, तो आप बोलिए हाँ यही मारने वाले थे। तो ये हो जाता है, ये दिक्कत है। ये क्या है, दिक्कत है। आदमी हंसेगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये मुनमा देख रहा है कि बच्चा सब जो है कैसे पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्वपोषी पौधों के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए आवश्यक क्या नहीं है, स्वपोषी पौधों के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, सौर प्रकाश आवश्यक है, जल भी आवश्यक है, लेकिन ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन तो शरीर से बाहर करता है। मतलब जब स्वपोषणी मतलब पौधा है, तो पौधा क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो इसको ऑक्सीजन से क्या लेना देना, ऑक्सीजन तो मनुष्य लेता है ना, जंतु लेता है ना, जीव जंतु। तो ये जो है यहाँ से जो है जंतु वगैरह सब ऑक्सीजन लेता है, लेकिन पौधा को ऑक्सीजन जरूरत है नहीं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल चाहिए, सौर प्रकाश चाहिए, जल चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। यदि हम लोगों को बोलेगा कि हम लोगों को जो है ना क्या ज़रूरत है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरत है नहीं, ज़रूरत है हमको क्या, ऑक्सीजन चाहिए। तो जस्ट उल्टा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन इसको ज़रूरत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किसके द्वारा अमीबा में जो है भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। अभी जस्ट बताए हुए थे, इनमें किसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण अमीबा द्वारा होता है। तो क्या हो जाएगा, कूटपात, परिवहन या भोजन राजधानी या केंद्रक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें किसके द्वारा अमीबा का भोजन अंतर्ग्रहण होता है। तो ये हो जाएगा कूटपात के माध्यम से। अभी जस्ट बताए थे कि कूटपात के माध्यम से ही अमीबा अपना भोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है ना। ये आप लोगों के लिए HW रहेगा। आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, देखते हैं किसमें कितना दम है, तब पता चलेगा कि आप लोग जो है कैसे तैयारी कर रहे हैं। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP, ऐसे ATP होना चाहिए, ADP टूटने से जो है ना कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। फटाफट आप लोग जो है बताइएगा इसको कमेंट करके, और बताइए आप लोग को जो है ना ये कैसा लगा ये आज का सेशन, और कितना आप लोगों का सही हुआ ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का थोड़ा इंतज़ार होता है। और शेयर नाम का भी कोई चीज़ होता है जिसको आप जो है क्लिक करके शेयर कहीं कर सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, स्टेटस लगा सकते हैं, आप फेसबुक चला रहे हैं फेसबुक पे कर सकते हैं। शेयर नाम का चीज़ होता है। यदि कोई आदमी इतना मेहनत करता है तो आप लोगों का भी एक फ़र्ज होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।